बहुत ऊपर जाने के बाद जमीन देख पाना हर किसी के लिए कठिन हो जाता है। जमीन पर उतरकर चलना भी संभव नहीं होता। कभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले अमित शाह स्कूटर चला रहे और पीछे मोदी जी बैठे हैं। सहूलियत कम लेकिन लोगों से संपर्क साधना ज्यादा। जो डेस्टिनेशन था, जो उद्देश्य था, वह तय मिला। आज सहूलियत और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन की पूरी ब्रिगेड मौजूद है। फिर भी आज मणिपुर तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंच पाए। राजनीतिक मजबूरी कितनी होती है, राजनीतिक प्रभाव में पांव कितने बंधे होते हैं कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इतने बड़े पैदान पर पब्लिक का निरीक्षण करना भी असंभव है। खैर, आप बैल मुझे मारो वाला निमंत्रण कार्ड मोदी जी ने पूरे कांग्रेस सहित विपक्ष को दे दिया। एकमात्र मोदी जी हैं जो राहुल गांधी को वे लगातार मौका दे रहे हैं और उनका कद बढ़ा रहे हैं। जब चुनाव 200 दिन से भी कम बचे हैं, 400 से 40 पर आ जाने की नसीहत कांग्रेस पर ठीक है। उनके अपने पर भी ये फार्मूला आ सकता है। ये लोकतंत्र है। हवा बदलने में देरी नहीं लगती, युद्ध की जमीन खिसकने में देरी नहीं लगती। हाथ से पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक का चले जाना, इसमें राहुल गांधी की कोई उपलब्धि नहीं है। यह तो बीजेपी की चिंता का विषय है। कांग्रेस मुक्त भारत में बीजेपी का निष्पादन, परफॉर्मेंस का भाव ही कहिए, जो नित्य दृष्टि से रणनीति ओझल हो रही है। 2024 में मोदी सरकार आ भी जाती है, तब भी अपने प्रतिद्वंदी विपक्ष को नाक के सामने कंधे के बराबर आने का मौका मोदी ने स्वयं दिया है। जब फसल के नीचे घास लग जाए तो फसल नहीं बढ़ता। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में है, लेकिन इसकी रोशनी यूरोप और अमेरिका तक चली गई। विषय तो कहता है कि मणिपुर एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री का दौरा होता तो राजनीति की जमींदारी बदल गई होती। अविश्वास के ये प्रदूषण नहीं होते। इंडिया की दृष्टि दूर और नजदीक के नजरों का भेद ही खत्म कर देती। फर्क यह पड़ता, नतीजा यह होता कि नूह की घटना पर कोई दुस्साहस नहीं करता। ये दोनों आपके राज्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा देश का समय बर्बाद करने के अलावा इसका मोटिव, नरेटिव, निष्कर्ष क्या निकला? कुछ नहीं। लोकसभा के मोदी जी के भाषण के बाद अब सीधा लाल किला है, बीच में कोई नहीं है। लेकिन मणिपुर से प्रधानमंत्री लौटे होते तो भाषण में बातों में बंदगी होती, यथार्थ और सत्यार्थ भारी होता। करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं तौलता, कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रभाव तब तक टिके रहता है जब तक कार्य करने की निष्ठा प्रबल रहती है। बल का यही सिद्धांत है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, आईपीसी और सीआरपीसी पर धूम मच गई होती, लेकिन 313 परिवर्तन की कोई गूंज नहीं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सरकार के कार्य पद्धति पर सवाल खड़े किए, लेकिन केंद्र सरकार के कई कार्यों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का यह भाव निष्क्रिय भूमिका की दशा पर ही खत्म हो जाएगा। तीसरी तरफ पार्लियामेंट के दीवारों के अंदर विपक्ष हरे लाल कारपेट के ऊपर नीचे बात गढ़ने और मढ़ने के अलावा सांसद कुछ ठोस आधार जमीन पर नहीं रख पाते हैं। पक्ष विपक्ष के आंकड़े उगलने से तो व्यवस्था ठीक तो नहीं हो जाएगी। ये तो भला कहिए राहुल गांधी का, जो हमेशा की तरह ऑर्बिट से बाहर चले जाने वाले मिसाइल हैं। प्रति वर्ष उन्हें लॉन्च किया जाता है। वे रास्ते में ही भटक जाने वाले नेता हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी की ब्रिगेड राहुल गांधी की क्षमता को जानती है। राजनीतिक ऑब्जेक्टिव का मूल भाव उनके नियंत्रण से बाहर चला जाता है। भारत देश तो विमूढ़ताओं का देश है। कार्य मुक्त नेता कुकरमुत्ते की पौधे की तरह अनेकों है इस देश में। चीन की धरती पर 100 में से 98% लोग आर्थिक मजबूती दे रहे हैं। सिर्फ 2% ही बेकार रह गए हैं, जबकि भारत में 2% ही आर्थिक बल दे रहे हैं। 98% लोग बेकार हैं। धर्म और आस्था पर टिकने वाला देश 100 मीटर का फर्राटा दौड़ नहीं मार सकता। चीन के चौतरफा मुकाबले में इंडिया को 30 बरस पीछे फेंक दिया है। फैक्टरों को देखे तो भारत के जीवन शैली में अब तक शीर्ष नेता, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोफेशनल अप्रोच ही नदारद है। इस कमी के कारण देश को रफ्तार में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शब्दों की भी परवरिश होती है, शब्दों का भी लालन पालन पोषण होता है। शीर्ष पर बैठे जिम्मेदार नेता जब कुपोषित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो याद रखिए, पार्टी दुर्बल तो होगी ही, देश भी दुर्बल होगा। शब्दों की कीमत दुनिया में सबसे बड़ी है। दुनिया के बड़े नेता अपने 5 मिनट के भाषण में अपने जमीन की तस्वीर बदल दी है। मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन ऐसे कई नेता हुए
जब से आप पार्टी आई है और कांग्रेस के राहुल गांधी आए हैं, संसद हो या बाहर, गली मुहल्ले, स्ट्रीट हो, इनकी भाषा का स्तर काफी गिरा हुआ है। राज्यसभा में 2 सांसद सस्पेंड हुए। मानसून सत्र के शुरुआत में 24 जुलाई को संजय सिंह अशोभनीय आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किए गए और मानसून सत्र के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा जब पार्टी सांसद राघव चड्ढा को नियमों के उल्लंघन और अमाननापूर्ण आचरण के चलते निलंबित कर दिया गया। 4 सदस्यों की शिकायत में कहा गया है कि उनकी अनुमति के बिना ही राघव ने समिति के लिए प्रस्तावित किए थे। यह नियमों का और विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इस समिति के लिए 4 सांसदों सस्मित पात्रा, एस फानगनौन, कोन्याक, एम थम्बी दुरई और नरहरी नवीन के नाम उनकी अनुमति लिए बिना शामिल किए थे। जिस तरह ये बाहर दिल्ली में आचरण करते हैं, 30-35 साल का चड्ढा ये भी बोले कि नियम इन्हें नहीं पता, जहां संसद में बैठे वरिष्ठ नेताओं का अनुभव और मौजूदगी हो, जहां सभा का चेयरपर्सन हो, उन्हें नियम नहीं पता। चीटिंग के अपराध में ऐसे लोगों को ताउम्र संसद से बाहर रखना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में संसद सुरक्षित रहे, लबाड़ियों का फौज संसद की दुर्दशा न बना दे। कांग्रेस के अधीर रंजन की भाषा संसद में कितनी गंभीर रहती है, ये अखबार वाले समझते होंगे। हमारे आदरणीय नेता खड़गे साहब 80 बरस के ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, बल्कि उदाहरण के तौर पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। खड़गे साहब को सोचने की आवश्यकता है कि देश नर्सरी केजी में नहीं पढ़ रहा है। बचाव करने का तरीका कितना शुद्ध माना जाए या इसे अशुद्ध भटकावे की राजनीति कहा जाए। खड़गे साहब ने कहा कि उन्होंने केवल नीरव मोदी कहा था और नीरव का अर्थ शांत है। अशांत अधीर रंजन जी किस परिप्रेक्ष्य में नीरव मोदी शांत के लिए प्रयोग किए कि किस टिप्पणी के अर्थ में वे संसद से निष्कासित हो गए। देश में मूर्ख होंगे लेकिन संसद में इसका नंबर नहीं। अधीर रंजन जी के संसद में भाषण सिर्फ पार्टी में अपने नंबर का खेल, चाटुकारिता के अलावा कुछ ज्यादा नहीं दिखाई देता। यहाँ एक सवाल से हजारों सवाल जुड़े हुए हैं। देश के मुद्दों की प्रवाह पर प्रहार स्थिरता से कोई करे तो लोकसभा से निष्कासित सस्पेंड कोई नहीं कर सकता। व्यर्थ की दलीलें, हवाई किले और कुछ मिले के चक्कर में सफाई दोनों दल कांग्रेस और आम आदमी दे रहे हैं। वजाए कि अपनी आदत सुधारें। इस तरह के लोग अगर देश की जनता संसद में भेजती रही तो सनद रहे संसद में परस्पर विरोध का प्रदर्शन होगा। बेरोजगारी, महंगाई, घर की आर्थिक परिस्थिति डमाडोल ही रहेगी। 2024 के लोकसभा का चुनाव सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद पर ही लड़े जाएंगे। 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी ही है। लेकिन जितनी आबादी बढ़ रही है, नैतिक पतन भी उतना ही बढ़ रहा है। चरित्र पतन में गिरकर ही देश का निर्माण हो रहा है। महाराष्ट्र राजनीति इसका बड़ा उदाहरण है। जनरल पब्लिक के विचारों के स्तर भी उसी भाव में, उसी धारा के प्रवाह में बहता चला जा रहा है। इसकी चिंता नहीं हुई तो देश में कार्य करने की शैली प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगी। तो फिर इसकी क्वालिटी में निखार कहाँ से आएगा। लेकिन चरित्र की लड़ाई भी एक अहम मुद्दा होगा। उसके साथ ही भाषा की मर्यादा और व्यक्तित्व की लड़ाई भी अहम होनी चाहिए। जागते रहो 1956 की हिंदी फिल्म है, कभी देखिएगा, जो अमित मैत्रा और शंभू मित्रा द्वारा निर्देशित, ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित और राज कपूर द्वारा निर्मित और अभिनीत है। हालांकि पूर्वोत्तर वामपंथ के विचारकों से ओत प्रोत रहता था। जागते रहो सिर्फ वह नहीं है जो साफ साफ पर्दे पर दिख रहा है, बल्कि यह रूपक मेटाफोर की भाषा में काम करती है। फैंटेसी के स्तर पर विचरती हुई दृष्टांत प्राकृत लेकर भी एक घनघोर यथार्थवादी स्वभाव फिल्म के रूप में सामने आती है। समाज के सामने एक चेतावनी प्रस्तुत की है, समाज को पूरी तरह भ्रष्ट होने से बचाने के लिए। मैं इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है। पिछली सदी के 50 के दशक से अब तक 75 सालों में भ्रष्टाचार यानी करप्शन तो बेतहाशा बढ़ा है। यह फिल्म भ्रष्टाचार की खम को ठोककर जम चुकी चट्टानों को परत दर परत खुरेदने और रेत बनाने का काम करती जाती है। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत बड़ी विरासत दी है। संभल सको या संभाल सको, समझ सको तो ठीक। मेरा उद्देश्य आप तक बिना मसाले वाला कंटेंट देना है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।